प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती के बारे में बताया था और आज के वीडियो लेक्चर में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, पिछली बार बताया था आपको इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती, और आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं, यानी जो क्रियाशील मध्यवर्ती हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, एक बार पुनः आपका बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रियाशील मध्यवर्ती क्या होते हैं। क्रियाशील मध्यवर्ती जब समांश विखंडन हो या विषमान विखंडन हो के फलस्वरूप एक क्षणिक स्थायी प्रजातियाँ या शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज का बनती हैं, जिसको हम क्रियाशील मध्यवर्ती कहते हैं। यानी जब किसी अणु का होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ क्षण यानी शॉर्ट लिव स्पीशीज क्षणिक स्थायी प्रजाति का बनती है, जिसको हम क्रियाशील मध्यवर्ती कहते हैं। ये क्रियाशील मध्यवर्ती बहुत अधिक सक्रिय होते हैं तथा तुरंत प्रभाव से स्थायी उत्पाद अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार तो इनको आइसोलेट कर लेते हैं अगर थोड़े स्थायी होते हैं, और कई बार इनको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं हम ना। तो विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से 6 प्रकार के मध्यवर्ती, सक्रिय मध्यवर्ती बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोकैटाइंस, कार्बेनाइंस, मुक्तमूलक फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो ये 6 प्रकार के कौन कौन से? कार्बोकैटाइंस, कार्बेनाइंस। कार्बोकैटाइंस क्या होते हैं? जिस पर कार्बन के ऊपर धनावेश होता है। कार्बेनाइंस जिस पर कार्बन के ऊपर ऋणावेश होता है। मुक्तमूलक यानी फिर एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर या दूसरा कोई भी एटम है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। कार्बीन जिसमें कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस तरीके से नाइट्रीन और बेंजाइन है। तो आज हम सबसे पहले कार्बोकैटाइंस यानी C+ यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो जब किसी यौगिक में सहसंयोजक बंध का विखंडन होता है तो हमें अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में कार्बन धन आवेशित प्राप्त होता है। उस स्पीशीज को हम कार्बोकैटाइंस या कार्बोनियम आयन कहते हैं। यह एक सक्रिय मध्यवर्ती होता है क्योंकि इसमें कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अतः यह अपने अष्टक को 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संक्रित अवस्था में होता है तथा इसकी संरचना समतलीय त्रिभुजीय होती है, अर्थात कोप्लेनर ट्राइगोनल। धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन का षष्टक अर्थात कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा धनावेशित कार्बन परमाणु में 2pz कक्षक रिक्त होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन का अणु है। इसमें
4 इलेक्ट्रॉन्स तो किसके हैं जो है कार्बन के, और 4 हाइड्रोजन के, प्रत्येक का एक एक जो है 8 कार्बन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो है, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। जब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग पेयर है, एल्किल हैलाइड्स है जी हमारा, एल्किल हैलाइड्स, तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना बॉन्डिंग पेयर के सहित जो है ये हैलाइड्स जो है ले लेता है। तो क्या होगा कि इसमें जो है इस पर धनावेश आ जाएगा कार्बन के ऊपर, और इसके ऊपर ऋणावेश हो जाएगा जो है हैलाइड्स के ऊपर, इसके ऊपर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन हाइड्रोजन की, यानी 3 हाइड्रोजन है हमारे, तो 3 हाइड्रोजन्स में जो है प्रत्येक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के ऊपर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें रह जाते हैं जो है। तो इसको हम कार्बोनियम आयंस कहते हैं। क्योंकि इसका अष्टक अपूर्ण हो गया तो ये एक अस्थायी स्पीशीज जो है बन जाती है जो है, और एक बहुत ही क्रियाशील होती है। इसकी संरचना कैसी, हमने आपको बताया था कैसी होती है, समतलीय त्रिभुजीय या ट्राइगोनल। तो जो कार्बन है वो कैसा होता है, sp2 संकृत होता है, ये sp2 संकृत होता है अवस्था में जो है, और इन दोनों के बीच में कितना कोण होता है, 120 का कोण होता है, इधर भी 20 होता है। और 2 जो p कक्षक हैं वो रिक्त होते हैं, खाली होते हैं जो है। तो इस तरीके से ये ट्राइगोनल संरचना बन जाती है। ये कार्ब कैटाइंस का जो है अणुकक्षक चित्र है, और इस कार्बन के ऊपर धनावेश आ जाता है। अब हम देखते हैं कार्बोकैटाइंस कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोकैटाइंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक कार्बोकैटाइंस, दूसरे द्वितीयक सेकेंडरी कार्बोकैटाइंस, और तीसरे होते हैं तृतीयक कार्बोकैटाइंस। प्राथमिक कार्बोकैटाइंस कौन से होते हैं, यदि धनावेश जो है प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित हो तो इसे प्राइमरी P या 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बोकैटाइंस कहते हैं। जैसे ये इथाइल है, ये इथाइल है जो है, इसमें CH3 और CH2 के ऊपर एक पॉजिटिव है। ये प्रोपाइल है, ये आपका नियोपेंटाइल है, और ये जो है आपका बेंजाइल जो है। यानी इस प्रत्येक में जो कार्बन है उस पर जो है धनावेशित एक जो कार्बन है उसके ऊपर धनावेश उपस्थित है। और ये वाला जो है ये कौन सा है हमारा, एलाइल, यानी एक CH3 के ऊपर से जो है जो क्लोरीन था वो CH2Cl में से क्लोरीन निकल गया बॉन्डिंग पेयर के लेके जो है, तो ये क्या था, एलाइल क्लोराइड था। एलाइल क्लोराइड से जो है हमारा ये एलाइल कार्बोकैटाइंस बन जाता है। अब द्वितीयक, यदि जो धनावेश कौन से सेकेंडरी कार्बन के ऊपर या द्वितीय कार्बन पर उपस्थित हो तो ऐसे कार्बोकैटाइंस जो है द्वितीय कार्बोकैटाइंस कहलाते हैं। इनको S या 2 डिग्री से, इनको किससे, S से या 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन से हैं ये एक आइसोप्रोपाइल, ये एक तो आइसोप्रोपाइल है, इसमें भी जो सेकेंडरी कार्बन पर है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल है, इसमें भी जो है सेकेंडरी कार्बन के ऊपर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। तो ये दोनों कहलाते हैं जो है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। अब तीसरा आता है, तीसरी प्रकार का टर्शरी कार्बोकैटाइंस या तृतीय कार्बोकैटाइन। यदि धनावेश कितने टर्शरी कार्बन के ऊपर उपस्थित है तो, यानी यहाँ देख रहे हैं ये 3 प्राइमरी कार्बन एटम है। टर्शरी कार्बन को एटम कौन सा होता है जिस पर 3 अन्य कार्बन अणु जुड़े हुए होते हैं, उसको हम टर्शरी कार्बन एटम कह देते हैं। क्योंकि इस पर धनावेश उपस्थित है तो इसलिए जो है टर्शरी
कार्बोकैटाइंस कहलाएगा जो है। अब हम लेते हैं जो है इसका कार्बोकैटाइंस का स्थायित्व। स्थायित्व में जो है हम 3 प्रभावों के द्वारा इसके स्थायित्व को समझा सकते हैं जो है। पहला है अनुनाद प्रभाव रेजोनेंस, दूसरा है प्रेरणिक प्रभाव और तीसरा है जो है अति संयुग्मन। पहला है हमारा अनुनाद प्रभाव, दूसरा है प्रेरणिक प्रभाव और तीसरा है अति संयुग्मन प्रभाव। अब हम लेते हैं सबसे पहले जो है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एलाइल रेडिकल लिया और बेंजाइल रेडिकल, तो ये 2 कार्बोकैटाइंस ले रहे हैं हम जो है। तो इसके स्थायित्व को जो है अनुनाद द्वारा जो है किस प्रकार से समझाया जा सकता है, ये हम आपको जो है नीचे डायग्राम में बताएंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनुनाद के कारण एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर जो है फैल जाता है, फलस्वरूप कार्बोकैटाइन जो है अधिक स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एलाइल में लिया, तो एलाइल में क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था अब क्या हुआ, ये डबल, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये अपने नेबरिंग से लेगा जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से, तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी इसका बॉन्ड तो पूरा हो जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर माइग्रेट आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपस में जो है इंटर कन्वर्टिंग होते रहते हैं, यानी जो चार्ज है वो पहले और तीसरे कार्बन पर जो है फैल जाएगा, जिससे दोनों जो है हमारे एलाइल कार्बोकैटाइंस है। अब लेते हैं जो है हम बेंजिल कार्बोकैटाइंस का जो है। बेंजिल कार्बोकैटाइंस में क्या होता है कि जो फिनाइल रिंग है इसके ऊपर CH2 जो है उपस्थित है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये अपने नेबरिंग जो बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाता है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे धनावेश आ जाएगा जो है, और ये अपने, और यहाँ जो है डबल बॉन्ड्स आ जाएगा जो है, और ये जो है यहाँ पे इधर माइग्रेट कर जाएगा नेबरिंग से, जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर से ले लेगा, पूर्ति करेगा, तो यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, और फिर ये जो है फाइनली इधर आ जाएगा, तो ये जो फाइनली हमारा बेंजाइल संरचना प्राप्त हो गई, यानी 4 संरचनाएं हमको प्राप्त हो गई है। किसके, एक फिनाइल रिंग होने के कारण से इसमें 4 अनुनादी संरचनाएं किसकी, बेंजिल कार्बोकैटाइंस की प्राप्त हो जाती है। दूसरा प्रभाव है जो है प्रेरणिक प्रभाव, यानी इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है जो है कि कोई भी कारक जो कार्बोकैटाइंस के धनावेश को कम करता है, अर्थात कार्बोकैटाइंस के स्थायित्व को बढ़ाएगा जो है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव में क्या होता है कि जैसे मिथाइल का होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, जो प्लस आई प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसके कारण से जो है कार्बन का जो है धनावेश है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और स्थायित्व जो है बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जो टर्शरी कार्बोकैटाइंस है वो द्वितीयक कार्बोकैटाइंस है और द्वितीयक कार्बोकैटाइंस प्राथमिक कार्बोकैटाइंस से अधिक स्थायी होता है। यहाँ पर हम जो है दर्शाएंगे जो है कि ये देखिए, इसमें जो है 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो कि प्लस आई प्रभाव वाले हैं, तो ये तीनों जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो ये जो है सबसे ज़्यादा एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा और तीसरा, तीनों का प्लस आई प्रभाव से ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, जिससे इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूनतम हो जाएगा। जबकि इसमें क्या है, 2 हैं एल्काइल ग्रुप, तो 2 देंगे तो ये जो है इसके मुकाबले थोड़ा कम स्थायी होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही एल्काइल है तो इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्थायी होगा। और मिथाइल के ऊपर तो एक भी जो है एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे कम स्थायी होगा। इसको 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस और इसको 2 डिग्री और इसको जो है 1 डिग्री कार्बोकैटाइंस कहते हैं। तो इस तरीके से जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और मिथाइल जो है सबसे कम स्थायी होगा। तो यहाँ पर हमने जो है कार्बोकैटाइंस के बढ़ता हुआ क्रम जो है, ये क्या होगा, कार्बोकैटाइंस के
कार्बोकेटाइंस का स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है जो है, स्थायित्व का घटता हुआ क्रम, यानी प्लस आई प्रभाव तो जो है कम होगा, उसी तरीके से जो है जितना प्लस आई प्रभाव कम होगा उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। यानी प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बोकेटाइंस पर धनावेश मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप स्थायित्व जो है ये जो है प्लस आई वाला नहीं है, माइनस आई प्रभाव है। यदि माइनस आई प्रभाव वाला, ये यहाँ गलत लग गया है, ये क्या है, ये माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बोकेटाइंस पर क्या होगा, धनावेशित की मात्रा जो है बढ़ जाएगी जो है, यानी इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है यानी इस पर जो है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है और बढ़ जाएगा। माइनस आई प्रभाव वाला यदि कोई समूह उपस्थित है तो उसका क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव आई, माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बोकेटाइंस पर धनावेश मात्रा बढ़ जाती है और स्थायित्व जो उसका कम हो जाएगा। तो जो माइनस आई प्रभाव वाले हैं, Cl है, Br है, आई है, आयोडाइड है, नाइट्रो है, साइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये सारे कैसे हैं जो है ऋणात्मक प्रभाव यानी माइनस आई प्रभाव वाले समूह हैं। अब तीसरा है जो है अति संयुग्मन, यानी हम इसके स्थायित्व को जो है अति संयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि इसमें जो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है उसके कारण से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम अति संयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन प्रभाव कहते हैं। क्या होता है इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बोकेटाइंस के खाली पी कक्षकों के साथ जो है डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकृत हो जाते हैं और विभिन्न अति संयुग्मित संरचनाएं जो है बनाते हैं जो है, यानी जो अल्फा CH बंध की संख्या कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन बंध उपस्थित होंगे उतनी ही अधिक जो है अति संयुग्मित संरचनाएं बनेंगी और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा, कार्बोकेटाइंस का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जो है ये जो है एक इथाइल कार्बोकेटाइंस जो है ले रहे हैं जो है, तो इसका ये वाला कार्बन क्या है, हमारा अल्फा कार्बन है जो है और इसके ऊपर उपस्थित है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है उपस्थित हैं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण से देखो एक संरचना ये बन गई जो है, ये क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आ गया और ये इसके बीच में ये इधर चला गया जो है, इसके बीच में नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहते हैं अति संयुग्मन प्रभाव को, क्योंकि इसके बीच में कोई जो है बंद नहीं होता लेकिन फिर भी ये इसके दूर नहीं जा सकता, एक निश्चित दूरी तक ही पे स्थित होता है। एक इसके कारण से हो गई और जब इधर माइग्रेट करेगा तो ये जो है दूसरी संरचना हो गई, ये तीसरी संरचना हो गई, तो 3 ये हो गई, एक ओरिजिनल थी, 4 यानी एक जो हमारा मिथाइल समूह है उसके कारण से 4 संरचनाएं बनती हैं, यानी एथिल कार्बोकेटाइन में अति संयुग्मन द्वारा 4 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन से कितनी मिलेंगी, 7 मिलेंगी और जबकि टर्शियरी ब्यूटाइल से जो है हमें 10 संरचनाएं प्राप्त होंगी। किस तरीके से, यहाँ पर हमने जो ये दर्शाया जो है कि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं, किसमें, जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है उसमें 3 है, एक ये गया, एक ये गया और एक ये गया, यानी 1 से 4 बनेंगी, 1 से 3 3 9 तो इसकी हो गई और एक इसकी खुद की हो गई, तो 9 + 1 यानी 10 संरचनाएं बनेंगी जो है। इसमें कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बंद है और इसमें कितने 6 हैं, 3 इसके कारण से 3 इसके कारण से, तो इसमें कितनी हो गई जो है 6 + 1 यानी 7 हो जाएंगी। इसी तरीके से जो है इथाइल में कितनी हो जाएंगी 3 + 1 यानी 4 हो जाएंगी जो है, ये CH3 है ना, तो ये जो है 4 हो जाएंगी। इसमें एक भी नहीं है तो इसमें
जीरो अल्फा हाइड्रोजन बंद है जो है, इसके कारण से इसमें जो है एक ही संरचना रहेगी जो है। यहाँ पे हमने जो है जो कार्बोकैटाइंस का जो है स्थायित्व का घटता हुआ क्रम जो है दर्शाया है। यहाँ पे कुछ कार्बोकैटाइंस लिए जिनको जो है उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। यानी जो सबसे पहले आएगा जो ट्राइफिनाइल मिथाइल है वो आएगा सबसे ज़्यादा स्थायी, उसके बाद डाइफिनाइल मिथाइल, फिर उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइंस, फिर बेंजाइल, और फिर उसके बाद में जो है एलाइल, और फिर उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा आइसोप्रोपाइल, और फिर उसके बाद इथाइल, और उसके बाद जो है लास्ट में सबसे कम स्थायी होगा मिथाइल कार्बोकैटाइंस। तो ये स्थायित्व का जो है घटता हुआ क्रम है। कई बार पूछ लेते हैं जो है, ये तो मैंने सारे ही दे दिए, इसमें कई बार 3 या 4 दे देती है, उनको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए कार्बोकैटाइंस में। तो ये आज जो है हमने जो सक्रिय मेथिलीन समूह थे, या सक्रिय मेथिलीन नहीं, यहाँ पर जो है हमने सक्रिय रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्रियाशील मध्यवर्ती के बारे में बताया था। और इसमें प्रथम जो था वो था क्या हमारा कार्बोकैटाइंस, 6 बताए थे, उसमें से प्रथम था हमारा कार्बोकैटाइंस। उसके बारे में हमने पढ़ा, यानी किस प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, और उनके स्थायित्व जो है किस आधार पर हम जो है समझा सकते हैं जो है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें जो है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद।